So hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion. So बच्चा बादी मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखकर के आप समझ गए होंगे कि आज इस सेशन के अंदर हम क्लास 10th सिविक्स का थर्ड चैप्टर दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। यह चैप्टर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह से पॉलिटिक्स के अंदर जेंडर, रिलीजन और कास्ट इश्यूज उठाए जाते हैं। कई बार इन इश्यूज को नजरअंदाज कर दिया जाता है और कई बार पूरा चुनाव या कहें पूरी पॉलिटिक्स ही इन इश्यूज पर बेस्ड होती है। तो बहुत मजेदार चैप्टर ये रहने वाला है, प्रैक्टिकल चैप्टर है, आप इससे रिलेट कर पाएंगे बहुत ज्यादा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की तरफ चलते हैं और शुरुआत करते हैं जेंडर, रिलीजन, कास्ट की। देखिए बच्चा, सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें जेंडर की, तो जेंडर एक तरीके का सोशल डिवीजन है जिसको समाज ने एक तरीके से अपना लिया है। हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को, लोगों की इच्छाओं को नेचुरल समझ लिया है और हमें लगता है कि ये तो अब चेंज हो ही नहीं सकते। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी होगा कि भैया जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, सीधी सी बात है, जब हम यहां पर बात करते हैं जेंडर की, तो जेंडर इज नॉन बायोलॉजिकल। जेंडर क्या है? नॉन बायोलॉजिकल है। ऑन दी अदर हैंड जब हम सेक्स की बात कर रहे हैं तो इट इज बायोलॉजिकल। सेक्स इज बायोलॉजिकल। जेंडर बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस। जेंडर जो है सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड है। वहीं जब हम सेक्स की बात कर रहे हैं तो इट इज बेस्ड ऑन बर्थ। बट आज हमारे समाज में हम देखते हैं कि वी यूज दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली। एक दूसरे के लिए आसानी से इन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं। हम अक्सर जेंडर के समय पर सेक्स बोल देते हैं और सेक्स के समय पर जेंडर बोल देते हैं। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि जो जेंडर है इट इज नॉन बायोलॉजिकल एंड कंप्लीटली बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस। समाज ने जो चीजें बनाई हैं उस पर यह बेस्ड है, सामाजिक विचारधाराओं पर यह बेस्ड है। और वहीं सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है, इट इज बेस्ड बाय बर्थ, प्रभु की इच्छा से जो भी हुआ। अब देखिए क्या आता है कि जब बात आ रही है हमारे सोसाइटी की, हमारे समाज की, तो हमारे समाज ने क्या करा कि जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया। और वो डिवीजन हमें देखने को मिलता है, वो डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है डेली लाइफ के अंदर। हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्या किया है कि आप देखेंगे, समझेंगे कि बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में एक तरीके का डिवीजन कर दिया है काम को लेकर के। जेंडर के बेसिस पर हमने कह दिया कि जो महिलाएं हैं, विमेन्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर का काम संभालें, चूल्हा चौका संभालें, बच्चों को बड़ा करें, उनका लालन पोषण करें। वहीं दूसरी तरफ हमने कह दिया कि भैया ये जो कर रहे हैं हम, ये जो जेंडर डिवीजन है कि महिलाएं घर का काम देखेंगी, पुरुष घर के बाहर रहेंगे, ये क्या है? ये नेचुरल है। ये क्या है? ये पूरी तरीके से नेचुरल है और बदल नहीं सकता। बट ये ऐसा नहीं है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। ये तो हमारे जो विचार हैं या सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं या कहीं ना कहीं जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनके बेसिस पर बना हुआ है। जो हमारी मानसिकता है, जो एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है, उसके बेसिस पर हमने ये बनाया हुआ है कि भैया महिला है तो घर रहो। आप देखते हैं कि जब बात आती है प्रोफेशन की भी, तो पहले क्या होता था? यही माना जाता था कि महिलाएं घर में रहें, बच्चे संभालें, घर संभालें। अगर नौकरी करनी भी है तो नर्सिंग की नौकरी हो गई हो, टीचिंग की जॉब हो गई हो, ये महिलाओं के प्रोफेशन है।
हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि भाई महिलाएं जो हैं वो आगे चल करके इंजीनियर बने, महिलाएं जो हैं वो एस्ट्रोफिजिक्स या कॉस्मोलॉजी जैसे बड़े बड़े चीजों में काम करें। क्यों? बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्कल माइंडसेट, जो एक हमारा पितृआत्मक समाज है और जो हमारे विचार हैं उसको लेकर के। तो वहीं अगर आप देखेंगे, ये एक तरीके का सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है, जहां पर हमने क्या करा, ये कह दिया कि महिलाओं का काम है भैया कि वो कुकिंग करें, क्लीनिंग करें, वॉशिंग करें, टेलरिंग करें, बच्चों का ध्यान रखें, घर के काम करें, और जो मेन है वो घर के बाहर रहेंगे, घर के बाहर के काम करेंगे। बट मजे की बात क्या है कि जब हम बात करते हैं मेन की, तो जब अगर आप मार्केट में जाकर के देखेंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि रेस्टोरेंट्स हो या कैफेज हो, वहां पर अक्सर ज्यादातर हमें मेन ही देखने को मिलते हैं काम करते हुए, कुकिंग करते हुए। बट फर्क क्या है कि वहां उन्हें पैसा मिल रहा है, दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट। सिमिलरली जब हम यहां पर बात करते हैं बाकी के जॉब्स की, चाहे क्लीनिंग हो, हाउसकीपिंग हो, उसमें भी आप देखते हैं कि अक्सर मेन ही होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने काम को, वर्क को सेक्सुअली डिवाइड कर दिया बिटवीन मेन एंड वुमेन, और ये हमने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर ली कि महिला है तो यही काम करेंगी, पुरुष है तो यही काम करेंगे। बट ऐसा कई बार हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक लेबर के अलावा, घर के काम के अलावा बाकी भी जॉब्स वगैरह भी करती हैं। दे आर ऑल्सो डूइंग सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क। अगर आप ध्यान से देखें तो गांव में देखें, गांव में महिलाएं चाहे पानी लाना हो, लकड़ियां इकट्ठा करना हो, ये सब काम महिलाओं को दिए हुए हैं। वहीं अगर हम बाकी डोमेस्टिक लेबर, घर के काम के अलावा महिलाओं की बात करें तो आप देखें कि जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वो घर से बाहर निकल करके हाउस हेल्प का काम करती हैं या ऑफिसेज वगैरह में भी होती हैं हेल्प के तौर पर। वहीं अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें तो वहां पर आप देखते हैं कि महिलाएं ऑफिस में काम कर रही हैं, ऑफिस भी संभाल रही हैं, घर भी संभाल रही हैं। भैया सैल्यूट है ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहां पर देखें तो इस वर्क को कहीं ना कहीं फिर भी वैल्यू या रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता प्रॉपर्ली, जो करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं, आप अपने घर में भी नोटिस करते होगे, अपने सोसाइटी में आसपास भी नोटिस करते होगे, कई बार महिलाओं को बोल दिया जाता है कि तुम करती ही क्या हो, है ना, तुम करती ही क्या हो, घर ही तो संभाल रही हो। बट दैट इज अ वेरी बिग टास्क इन इटसेल्फ कि भैया वो घर भी संभाल रही हैं, काम भी कर रही हैं। इट इज अ वेरी बिग टास्क इन इटसेल्फ। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहां पर बात करें तो एक तरीके का ये जेंडर डिवीजन हमें देखने को मिलता है, और इसी जेंडर डिवीजन के बेसिस पर हम क्या देखते हैं कि हमने लेबर को डिवाइड कर दिया, काम को डिवाइड कर दिया, और ये कह दिया कि भैया आपका काम इसी क्षेत्र तक सीमित है। और उसी का रिजल्ट हम क्या देखते हैं, उसी का रिजल्ट हम ये देखते हैं कि आज के समय पर चाहे आप पब्लिक लाइफ की बात करें, सोसाइटी की बात करें, पॉलिटिक्स स्पेशली, वहां पर महिलाओं का रोल बहुत कम है। अगर आप भारत में देखें तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया मुझे 10 विमेन लीडर्स के नाम बता दो, नहीं बता पाओगे। इंदिरा गांधी, जयललिता जी, अपना निर्मला सीतारमण जी, स्मृति ईरानी, या ये कह लीजिए आपकी जो हमारे सुषमा स्वराज हो गई, आप यही 5, 6, 7, 8 नाम गिनवा करके थक जाएंगे। और ये फैक्ट भी है कि जब बात आती है महिलाओं की तो पॉलिटिक्स के अंदर स्पेशली भारत में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। बाकी कंट्रीज में भी कम है कंपेयर टू मेन, बट इंडिया के अंदर हालात काफी खराब है इस मामले में। महिलाओं का पॉलिटिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन, पब्लिक लाइफ के अंदर रिप्रेजेंटेशन इज वेरी मिनिमल, बहुत कम है। और वहीं अगर हम देखें इन इश्यूज को टाइमली उठाया गया, बट अगर आप समझने की कोशिश करें तो जेंडर इश्यू एक ऐसा इश्यू है जो पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं उठाया जाता। हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में चाहे कास्ट हो चाहे रिलीजन हो, इन इश्यूज को पॉलिटिक्स के अंदर टाइमली हाईलाइट करा जाता है। या ये कहें कि हमारे देश के अंदर कोई भी चुनाव बिना कास्ट या रिलीजन के बात के होता ही नहीं है। बट जेंडर एक ऐसा इशू है
जिस पर बहुत ही कम बात होती है, और जब होती है तो कार्रवाई नहीं होती, एक्शन नहीं लिया जाता। हालांकि अभी लास्ट ईयर मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, बट विद द टाइम पिछले 100-150 साल के अंदर हम क्या देखते हैं कि लास्ट 100 and 150 ईयर्स लगातार महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है कि भैया पब्लिक लाइफ के अंदर भी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनको इक्वल सैलरीज मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए कम विद द मेन। जो अधिकार मेंस को मिले हैं वो महिलाओं को भी मिलने चाहिए। और इसको लेकर के कई देश के अंदर हमें काफी ज्यादा आंदोलन, एजिटेशंस वगैरह होते भी देखने को मिले, स्पेशली फॉर द वोटिंग राइट्स। महिलाओं के वोटिंग राइट्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत से देशों में बहुत सारे एजिटेशंस वगैरह भी हुए, चाहे आप बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज की बात करें जो आज अपने आप को बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक बताते हैं, अपने आप को मॉडर्न बताते हैं, बट रियलिटी यह है कि जब महिलाओं के अधिकारों की बात आई तो वो भी पीछे थे, वो भी पीछे थे। तो हम देखते हैं कि महिलाओं के वोटिंग राइट्स के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, सोसाइटी के अंदर इक्वल राइट्स के लिए बहुत से मूवमेंट हमें यहां पर होते हुए देखने को मिले। और इन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं। इन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने महिलाओं के लिए पब्लिक लाइफ के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर इक्वल राइट्स की डिमांड करी। इन्होंने कहा दैट देयर शुड बी इक्वालिटी फॉर मेन एंड विमेन। साथ ही साथ करियर को लेकर के या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को लेकर के महिलाओं के लिए उनके अधिकारों की बात हमें यहां पर होती हुई देखने को मिली थ्रू फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। और फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा महिलाओं के अधिकारों में। आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं फेमिनिज्म की जो विचारधारा है कुछ लोगों के लिए वो थोड़ी सी करप्ट हो गई है, बट इफ यू रियली अंडरस्टैंड फेमिनिज्म तो इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर महिलाएं सशक्त होंगी, अगर महिलाएं एम्पावर्ड होंगी तो वो समाज बेहतर होगा। अगर हमारे देश की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो हमारा समाज, हमारा परिवार बेहतर काम करेगा। तो महिलाओं के लिए एजुकेशन, महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। क्योंकि एक बेटी ही आगे चल करके मां बनती है, और वो मां अपने आप में आप सब जानते हैं कि ईश्वर का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर के फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा महिलाओं के अधिकारों के लिए, विमेन राइट्स के लिए। और आगे चल करके हम देखते हैं कि इसको लेकर के बहुत सी चीजें हमें होती हुई देखने को मिली भी, बट स्टिल आज भी अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के साथ हमें आज भी काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन होता हुआ देखने को मिलता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर समझें तो लिटरेसी रेट की ही अगर आप बात करें तो महिलाओं के अमंग लिटरेसी रेट बहुत कम है। पुरुषों में लिटरेसी रेट 76% है, वहीं महिलाओं में 54% है। और हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाएं हायर स्कूल्स में जाएं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे। कैसे बैठेंगी भाई? जब लिटरेसी रेट ही महिलाओं के अंदर कम है तो कैसे काम चलेगा? वहीं साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें हाई वैल्यूड जॉब्स की, तो आप अगर देखें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे 10 टॉप बिजनेस वुमेन्स के नाम बताओ, टॉप 10 सीईओज के नाम बताओ जो महिलाएं हैं, आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाएंगे। ये तो अगर मैं रियलिटी बताऊं तो जब जो शार्क टैंक इंडिया आया, शार्क टैंक इंडिया में जो मुझे एक बहुत ही बेहतरीन चीज लगी वो ये थी कि जो उन्होंने शार्क्स को बिठाया, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से बिलोंग करते थे, उसमें उन्होंने फेयर रिप्रेजेंटेशन रखा, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हाई वैल्यूड जॉब्स के अंदर आज भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, इट इज वेरी स्मॉल। अगर आप देखें तो चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके अंदर हमें आज भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन टॉप लेवल पर रेयरली देखने को मिलता है, हार्डली देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के जब हम यहां पर बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, तो ये सब चीजें हमें देखने को अक्सर महिलाओं के साथ मिलती हैं।
या कुल मिलाकर के अगर आप सेक्स रेशियो की ही बात करें तो कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में एक जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी की सोच हमेशा रही रहती है कि जो बेबी हो, जो बच्चा हो, पेरेंट्स को वो कहीं ना कहीं सन हो, बेटा हो, जो उनके वंश को आगे लेकर के चले। और इसीलिए हम देखते हैं कि भारत में काफी लंबे समय तक हमें देखने को मिला कि जो गर्ल चाइल्ड होता था उसको अबॉर्ट करा दिया जाता था। और इसीलिए भारत के अंदर आज भी सेक्स रेशियो हमें कहीं ना कहीं कम ही देखने को मिलता है, 919, यानी कि 1000 बॉयज के ऊपर, 1000 बॉयज के ऊपर 919 गर्ल चाइल्ड हमें देखने को मिलती हैं। तो आज भी ये एक तरीके से अनफेवरेबल सेक्स रेशियो हमें यहां पर जो है देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम यहां पर बाकी चीजों को भी देखें तो आप जॉब्स में भी देखें, अगर महिलाएं काम कर भी रही हैं, वैसे तो हाई वैल्यूड जॉब्स के अंदर, हाई पोजीशंस के ऊपर, टॉप पोजीशंस के ऊपर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, बट अगर महिलाएं टॉप पोजीशंस पर काम कर भी रही हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि ऑफिसेज के अंदर हैरेसमेंट जैसे इश्यूज, एक्सप्लॉयटेशन जैसे इश्यूज, वायलेंस जैसे इश्यूज हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। चाहे डोमेस्टिकली अगर आप देखें तो महिलाओं के साथ ये अपराध हमें देखने को मिलते हैं, ऑफिसेज के अंदर भी अक्सर ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, और एक तरीके का अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हमें महिलाओं के साथ देखने को मिलता है। आज भी जब हम देखते हैं, अभी पीछे भी आपने देखा कोलकाता रेप केस की जब खबरें आई थी तो कितना गलत चीज थी वो, कि एक महिला डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर है और ऑन ड्यूटी उनके साथ इतना गलत होता है। तो दिस इज समथिंग वेरी शेमफुल फॉर अ सिविलाइज्ड सोसाइटी लाइक इंडिया, एक ऐसा देश जहां पर महिलाओं की पूजा की जाती है, जहां मां दुर्गा को पूजा जाता है, और वहां पर जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो बहुत धक्का लगता है, बहुत चोट पहुंचती है। और इसी में कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि ये अनसेफ वर्किंग कल्चर भी हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वहीं साथ ही साथ अगर आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात भी करें तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी महिलाओं का काफी ज्यादा कम है भारत के अंदर अगर हम देखें तो कंपेयर टू मेन इट इज वेरी लो। जैसे कि मैंने आपको कहा भी कि भैया बताओ जरा 10 विमेन नेताओं के नाम, नहीं बता पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहां पर देखें तो महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की ही अगर हम बात करें तो इट इज समथिंग वेरी लो। 2019 लोकसभा में 14.36% महिलाएं थी, यानी कि 543 में से आप देखेंगे कि लगभग जो है 70 से 75 महिलाएं हमें देखने को मिलती हैं। 14.36% रिप्रेजेंटेशन, यानी कि 85% आर मेन एंड 15% से भी कम महिलाएं हैं। तो भारत के अंदर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर बहुत ही कम है। नेशनल लेवल पार्लियामेंट में तो फिर भी आपको 14.36% देखने को मिल गया, बट अगर हम इसे स्टेट असेंबलीज की बात करें तो स्टेट असेंबलीज में तो 5% से भी कम है, यानी कि महिलाएं 5% से कम है पॉलिटिक्स के अंदर, स्टेट लेवल पर, नेताओं के तौर पर, एमएलएस के तौर पर। तो अब आप खुद सोचिए कि जिस देश में महिलाएं पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होंगी तो वहां पर वुमेन रिलेटेड इश्यूज को हाईलाइट कैसे करा जाएगा, कौन करेगा? कोई नहीं। जब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो रिप्रेजेंटेशन के साथ हम देखेंगे कि महिलाओं को लेकर के जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हाईलाइट करा जाएगा, उनको भी उठाया जाएगा नेशनल या स्टेट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर जो एवरेज है नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन वो बहुत कम है, इट इज 11.8%, यानी कि भारत के अंदर 12% के आसपास महिलाओं का एवरेज है नेशनल पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन का, लीडरशिप का। वहीं अगर आप वर्ल्ड एवरेज की बात करो तो वर्ल्ड एवरेज इज 24 है। और अगर आप थोड़ा सा नॉर्डिक कंट्रीज की तरफ चले जाओ
फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इनकी तरफ चले जाओ, यहां पर आपको 42.3% रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा महिलाओं का। यूरोप के अंदर भी 30, अमेरिका के अंदर भी 30% है, और यूरोप के अंदर भी 26% के आसपास देखने को मिलता है। यहां तक कि सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी 23.7% है। और अगर हम एशिया की ही बात करें तो एशिया में भी 20% के आसपास है, बट भारत में कहीं ना कहीं काफी कम है, 12%। तो जरूरत है इस विमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की, क्योंकि अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो महिलाओं को लेकर के जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पर चर्चा हो पाएगी, डिबेट हो पाएगी सीरियसली। तो इन्हीं सब चीजों को बेहतर करने के लिए, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि भैया यहां पर जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि महिलाओं का फेयर प्रोपोर्शन जरूर हो इलेक्टेड बॉडीज के अंदर। जिस तरीके से पंचायती राज सिस्टम के अंदर, लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर आप देखते हैं कि 1/3 जो हमारे पंचायत हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, वहां पर जरूरी है, कंपलसरी है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उसमें महिलाओं का 1/3 यानी कि 33% पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी। तो इसी को लेकर के कि भैया जैसे बहुत लंबे समय तक डिमांड चलती आई कि जिस तरीके से आपने पंचायती राज सिस्टम्स के अंदर या म्युनिसिपैलिटीज के अंदर महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया है कि 33% महिलाएं हो, वैसा ही स्टेट असेंबलीज में और लोकसभा, राज्यसभा के अंदर भी होना चाहिए। इसको लेकर के बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी। तो हम क्या देखते हैं कि अभी लास्ट ईयर 2023 में ही मोदी जी ने और उनकी गवर्नमेंट ने यह कानून पास करा। तो हम देखते हैं कि महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए एक तरीके का रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन उन्हें लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में देने के लिए लास्ट ईयर 2023 में मोदी सरकार ने एक बिल पास करा, या कहें एक कानून बनाया, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नई एनसीईआरटीज के अंदर आपका एडिशन है। यहां से क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, नाम पूछ लेगा वो आपसे कि कौन सा बिल है जो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देगा, रिजर्वेशन देगा 33% का लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। तो नाम आपको पता होना चाहिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये जो नाम है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये क्या करेगा? लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबलीज के अंदर महिलाओं को क्या करेगा? दिल्ली असेंबली के अंदर भी 33% तक का रिजर्वेशन देगा, यानी कि सीट्स जो है 33% महिलाओं के लिए होंगी। यानी कि आज से आप मान करके चलो, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको लागू होने में, तो आप मान करके चलो कि जब तक आप नेतागिरी के लायक बनोगे, आप में से हमारी कुछ बेटियां जब आगे चल करके नेता बनने की पोजीशन में होंगी, क्वालिफाई, आप उस एज को 25-26 साल के जब आप हो जाएंगे, तब तक ये लागू हो जाएगा होपफुली, है ना। मतलब अभी इसको 5-6 साल लगेंगे इंप्लीमेंट होने में आराम से। तो ये बहुत बढ़िया स्टेप था मोदी गवर्नमेंट का, इस बिल को लाना और महिलाओं के लिए 33% सीट्स को रिजर्व करना लोकसभा के अंदर, नेशनल लेवल के अंदर, स्टेट असेंबलीज के अंदर, दिल्ली असेंबली के अंदर। दिस इज समथिंग वेरी वेलकमिंग स्टेप और बहुत ही बेहतर स्टेप है, क्योंकि देखो क्या है कि जिस समाज के अंदर महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, वो समाज हमेशा बेहतरी की ओर चलेगा। अगर आप भारत का ही एग्जाम्पल लेकर के देखो, तो आप इतिहास उठा करके देखो, एंशिएंट इंडिया उठा करके देखो, भारत के अंदर हमेशा महिलाओं के लिए अधिकार थे। समय के साथ साथ चीजें थोड़ी सी खराब हुई, बट women rights are something very very important. Women empowerment and their upliftment is something very very important. तो ये एक बहुत ही बेहतर स्टेप गवर्नमेंट ने 2023 यानी कि लास्ट ईयर लिया, जिसमें महिलाओं को लोकसभा, स्टेट असेंबलीज और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 33% सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है।
साथ ही साथ अगर हम आज भी देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट इसमें रह गया है, लेट मी गो बैक देयर। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि आई थिंक वो मैंने डिस्कस करा नहीं है या मैं भूल गया करना, आई गेस वो स्लाइड मिस हो गई है कहीं, तो चलो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। जैसे कि हमने डिस्कस करा एक इशू बहुत बड़ा कि महिलाओं को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम क्या देखते हैं कि अगर महिलाएं काम कर भी रही हैं तो एक तो अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट का एक प्रॉब्लम रहता है, साथ ही साथ इक्वल रेम्युनरेशन भी नहीं मिलता, यानी कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है, कम सैलरीज दी जाती हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 1976 के अंदर इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट भी पास करा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। बड़ा मजेदार टॉपिक है। देखिए क्या है कि जब बात आती है जेंडर की, तो जेंडर को तो हमने डिस्कस करा ही, जेंडर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है हमारी डेली लाइफ में, सोशल लाइफ में, वो भी हमने देखा। बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, तो अक्सर पॉलिटिक्स के अंदर जेंडर जैसे इश्यूज पर बात नहीं करी जाती, उनको हाईलाइट नहीं करा जाता। बट वहीं जब बात आती है रिलीजन की, तो आप सब जानते हो कि पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन तो भैया बोलबाला है, बिना रिलीजन की बात होती नहीं है। तो रिलीजन एक ऐसा इशू है जिसे पॉलिटिक्स में रेगुलरली हाईलाइट करा जाता है या कहो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, religious differences are often expressed in the field of politics. जेंडर डिफरेंसेस पर इतनी बात नहीं करी जाती, बट रिलीजियस डिफरेंसेस को, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके जो डिफरेंसेस हैं, उनकी बिलीफ्स, उनकी प्रैक्टिसेस को लेकर के उसको अक्सर पॉलिटिक्स के अंदर भुनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो गांधी जी का एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है। गांधी जी का कहना था दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि आप पॉलिटिक्स से धर्म को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। यहां पर उनका जो मतलब था वो ये था कि भाई अगर हम किसी भी धर्म की बात करें, चाहे हिंदुइज्म की बात करें, चाहे इस्लाम की बात करें, तो हर धर्म की जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो अच्छी बातें हैं, उन बातों को हमें क्या करना चाहिए, अपने पॉलिटिक्स के अंदर उतारना चाहिए। यानी कि जो हमारी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इट शुड बी ड्रिवन बाय द गाइडिंग वैल्यूज फ्रॉम द रिलीजन्स। जो हमारे रिलीजन अच्छी अच्छी बातें हमें जो बता रहे हैं, उन बातों को हमें क्या करना चाहिए, अपने पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल स्टाइल के अंदर उतारना चाहिए। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको क्लियरली बताऊं, अगर आप अपने जीवन में आपके धर्म से जुड़ी हुई बातें, सही लोगों के द्वारा सुनी हुई बातें उतार लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर आप देखें तो मैं अगर अपने ही धर्म की बात करूं, हिंदुइज्म की अगर मैं बात करूं, तो बहुत से कथावाचक हमें देखने को मिलते हैं, बहुत से रिलीजियस प्रीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, बट हर किसी के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाते। अभी जैसे आजकल मैं देखता हूं तो वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज हैं, अमेजिंग, आप उनको सुनिए। अगर आपका जीवन बदल नहीं गया उनकी बातों को अपनाने से, सुनने से, तो भैया मेरा नाम बदल देना, कुछ भी रख देना। अगर आप देखें जिस तरीके से वो आज के जमाने में, आज के सोसाइटी के अंदर हम देख रहे हैं कि जो यंग सो कॉल्ड कुछ इन्फ्लुएंसर्स है, दे आर क्रिएटिंग अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। चाहे वो उल्टे सीधे फालतू के कॉमेडी शोज हो जहां पर महिलाओं को लेकर के भद्दे मजाक करे जाते हों, मिसोजिनिस्ट बातें करी जाती हों, या अगर हम देखें कुछ इन्फ्लुएंसर्स को जो बैठ करके अपने वीडियोस के अंदर महिलाओं को पब्लिकली अब्यूज कर रहे हैं या उन अब्यूजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, तो ये बुली या इस तरह की जो चीजें हैं, जिन लोगों को हम आज की डेट में इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं, दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग फॉर आवर सोसाइटी। असली इन्फ्लुएंसर कौन है? प्रेमानंद जी महाराज जैसे लोग, जो समाज को, सोसाइटी को एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, जो लोगों को अच्छी बातें बता रहे हैं। और उनकी जो बातें होती हैं वो ये नहीं कि भैया बस धर्म की बातें हो रही हैं,
इट इज रिलेटेड टू एवरीबडी। अगर आप स्कूल गोइंग चाइल्ड हैं, अगर आप आज स्कूल जा रहे हैं, आपके लिए भी वो बातें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके पेरेंट्स के लिए हो सकती हैं। तो उनकी बातें हर किसी के लिए रिलेट करती हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल के जो फालतू के कुछ इन्फ्लुएंसर्स को हमने इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया है, चढ़ा दिया है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिए कि अगर यही बात आपके लिए हो रही होती, आपकी मदर, आपकी सिस्टर के लिए हो रही होती, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करते? नहीं करते। सो वी नीड टू स्टॉप प्रमोटिंग सच पीपल हु प्रमोट सच थिंग्स। तो कुल मिलाकर के गांधी जी का यही कहना था, बैक टू द टॉपिक, कि भैया जो हमारी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर हमें हर रिलीजन की जो अच्छी बातें हैं, गाइडिंग वैल्यूज हैं, उनको उतारना चाहिए और उनको लागू करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा पॉलिटिक्स का नेचर है वो बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बेहतर की तरफ हमारा समाज चलेगा। तो देखिए क्या है कि यहां पर हम देखते हैं कि काफी लंबे समय तक हमें देखने को मिला कि अक्सर रिलीजन का इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स के अंदर हमें कम्युनलिज्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कम्युनलिज्म देखने को मिलता है। कम्युनलिज्म की विचारधारा की अगर हम यहां पर बात करें तो इस विचारधारा का सीधा सा मतलब यह है कि भैया जो मैं कह रहा हूं या जो मेरा धर्म कह रहा है वो बेस्ट है, उसके अलावा सब बेकार है, सब गलत है। तो कम्युनलिज्म इज सिंपली अंडरमाइनिंग अदर रिलीजन्स इन फ्रंट ऑफ योर ओन रिलीजियस बिलीफ। एंड जब इस तरीके की विचारधारा का इस्तेमाल हम पॉलिटिक्स के अंदर करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म कहते हैं। जब पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन का इस्तेमाल करा जा रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म कहते हैं। और काफी लंबे समय तक हम देखते हैं कि जब ह्यूमन राइट्स ग्रुप की बात आती है तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप का मानना है, कहना है कि भैया जब भी किसी देश के अंदर कम्युनल राइट्स होते हैं, धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि जो रिलीजन माइनॉरिटीज हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। आज के समय पर अगर आप पाकिस्तान का ही एग्जांपल लेकर के देखो तो पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वहां पर उनके साथ बहुत गलत होता है। हम भारत की जब बात करते हैं तो भारत में आजादी के समय से ही हमने क्या देखा कि वी डिड अ ग्रेट जॉब इन एंश्योरिंग इक्वल राइट्स फॉर द माइनॉरिटीज, एम्पावरिंग द माइनॉरिटीज। हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही हमने माइनॉरिटी कम्युनिटी को उनके अधिकार दिए। बट अगर आप आज या आजादी के टाइम से ही पाकिस्तान के हालात देखो तो वहां पर लगातार माइनॉरिटीज के साथ, चाहे हिंदूज हो, चाहे सिख हो या जैन हो या और भी कोई रिलीजन हो, जो माइनॉरिटी रिलीजन है, उनके साथ शुरुआत से ही एक तरीके का ऑपरेशन हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें यहां पर देखने को मिलती है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट से बोला जाता है, डिमांड करी जाती है कि भाई आप माइनॉरिटीज को क्या करें? प्रोटेक्ट करें, उनको कुछ स्पेशल राइट्स दें। तो भारत में हम देखते हैं कि हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज को उनके वेलफेयर के लिए, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करा हुआ है, उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, फॉर देयर प्रोटेक्शन। वहीं इसे अगर हम देखें विमेन मूवमेंट्स को, तो विमेन मूवमेंट्स का मानना है कि भाई हर धर्म के जो फैमिली लॉज हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है कि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि कई बार जब हम रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, महिलाओं के साथ वो होता है अक्सर, या ये कहिए कि कुछ धर्मों के अंदर हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो क्या है? महिलाओं के लिए गलत है। इसको लेकर के आगे चल करके हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टेप्स यहां पर ले। चाहे बैक इन दोज डेज जब भारत आजाद हुआ उसके बाद हिंदू महिलाओं को हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर उनका अधिकार दिलाना हो, या भी रिसेंटली ट्रिपल तलाक जैसे इश्यूज को बंद करना हो, गवर्नमेंट ने किया। तो इसीलिए क्या है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कानून लेकर के आए ताकि जो लॉज हैं उनको महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी इक्विटेबल बनाया जा सके। और हम देखते ही हैं कि रेगुलर इंटरवल्स पर ये रिफॉर्म्स गवर्नमेंट करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ट्रिपल तलाक और पहले
हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में बताया ही। अब देखिए क्या होता है कि जब बात आ रही है कम्युनलिज्म की, तो कम्युनलिज्म को लेकर के हमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें समझें तो क्या होता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। कैसे? क्योंकि होता क्या है कि कम्युनलिज्म में हम देखते हैं कि जब रिलीजन का इस्तेमाल करा जा रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, और जब एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, तो वही क्या है, कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म का एक तरीका है, एक फॉर्म है। तो हम यहां पर देखते हैं कि जब एक रिलीजन अपने बिलीफ्स को ऐसे प्रेजेंट करता है कि भैया हमारे जो बिलीफ हैं वो सुपीरियर हैं बाकी धर्मों के मुकाबले, या इस तरीके की डिमांड्स करता है कि मेरे धर्म को, मेरे रिलीजन को, मेरे रिलीजन के मानने वाले लोगों को ये डिमांड्स फुलफिल करो, तब हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होने लग जाती हैं। और फिर जब सरकार भी, या जब कहें स्टेट पावर भी कोशिश करती है एक रिलीजन की डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए, वहीं से हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स हमें होती हुई देखने को मिलती हैं, और इससे समाज के अंदर डिवीजन भी होता है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सोशल हार्मनी है वो भी डिस्ट्रॉय होती हुई हमें देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है ये बेसिकली बेस्ड है रिलीजन का इस्तेमाल करना, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के खिलाफ भड़काना, उसका इस्तेमाल करना पॉलिटिक्स के लिए। एंड दिस इज समथिंग नॉट गुड फॉर अ सोसाइटी इन अ लॉन्ग रन। लंबे समय में ये ठीक नहीं है। अब देखिए क्या है कि कम्युनलिज्म के अलग अलग फॉर्म्स हमें पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इससे थोड़ा रिलेट भी कर पाएंगे। कम्युनलिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो शुरुआत यहां से क्या देखते हैं हम कि द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे लाइफ। जब हम देख रहे हैं कि रोजमर्रा के जीवन में लोगों ने प्रेजुडिस बना लिए, लोगों ने स्टीरियोटाइप्स बना लिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के, और कहीं ना कहीं एक धर्म अपनी सुपीरियरिटी दिखा रहा है दूसरे धर्मों को लेकर के। तो हम देखते हैं कि आज भी हमारे समाज के अंदर कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ही ले तो माना जाता है कि भाई अगर हम नॉनवेज की बात करते हैं तो जो मीट है, नॉनवेज है, ये जो है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही कंज्यूम करा जाता है। बट अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है। इट इज अ फूड प्रैक्टिस जो हर रिलीजन के अंदर फॉलो करी जाती है। मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त ऐसे भी हैं, जानने वाले ऐसे भी हैं जो नॉनवेज आज तक नहीं खाया, जिन्होंने, जो खाते ही नहीं है, और कुछ बाकी जो मेरे अपने दोस्त हैं उनमें कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा हुआ है, कुछ स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं, है ना, कुछ प्रेजुडिस अपने माइंड के अंदर जो है सेट करे हुए हैं, और ये एक पहला फॉर्म है। शुरुआत जो है यहीं से ही होती है, जब हम अपने माइंड के अंदर स्टीरियोटाइप्स को बेसिस बना करके एक प्रेजुडिस, एक थॉट्स अपने माइंड के अंदर हम रख लेते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के, और उस बेसिस पर उनको जज करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि प्रॉब्लम की शुरुआत वहीं से हो रही है। सेकंड फॉर्म क्या आता है कि जब एक कॉम्युनल माइंड, जो व्यक्ति इस विचारधारा से सोच रखता है, जो व्यक्ति इस विचारधारा को मानता है, वो जब ये कहता है कि भैया मेरे रिलीजियस कम्युनिटी की जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो होनी चाहिए, वो जब ये कहता है कि एक ऐसी सरकार बने जो मेरे ही धर्म की हो और मेरे ही धर्म के लोगों के लिए काम करे, तो शुरुआत में गड़बड़ियां, प्रॉब्लम्स वहीं से हमें होती हुई देखने को मिलती हैं। तीसरा फॉर्म क्या है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का। हम देखते हैं कि चुनाव के समय पर नेता लोग क्या कहते हैं, धर्म का इस्तेमाल करके पॉलिटिकली लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि अक्सर कई जगहों पर क्या होता है कि भाई धार्मिक मंचों पर जाकर के, धार्मिक प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के, धार्मिक सिंबल्स का, लोगों का सहारा लेकर के जब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने की कोशिश करी जाती है, तो वो भी एक फॉर्म है कम्युनलिज्म का, क्योंकि आप यहां पर धर्म की आड़ में अपनी पॉलिटिक्स को कर रहे हो। लास्टली हम देखते हैं कि जब ये सब चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाती हैं, सोसाइटी के अंदर इतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है, सोशल हार्मनी जब डिस्ट्रॉय होने लगती है, तो अगलीस्ट फॉर्म कम्युनलिज्म की क्या बचती है, कम्युनल राइट्स।
क्या? दंगे, फसाद, वायलेंस, मैसेकर। अगर आप देखें तो अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज भारत में थे तो उन्होंने इंडिया को इसी तरीके से पॉलिटिकली रिलीजियस लाइंस पर डिवाइड करना शुरू करा, और देखते ही देखते आजादी के टाइम तक, इंडिपेंडेंस के टाइम पर भारत के अंदर कम्युनलिज्म अपने एक्सट्रीम चरम पर था, जिसका रिजल्ट हम पार्टीशन में वायलेंस से होता हुआ देखते हैं। आप सॉरी, आप सब जानते हैं कि किस तरीके से जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पर धर्म के नाम पर दंगे हुए, जिसमें कई मिलियंस ऑफ पीपल्स की जान हमें जाती हुई देखने को मिली, कई लाख लोग मारे गए। कई बार कहा जाता है कि आंकड़ा 10 लाख 15 लाख था, बट आंकड़ा काफी ज्यादा था ऑफिशियली, जिसको रिवील नहीं करा गया। तो जब कम्युनलिज्म की बात आ रही है तो हम देख रहे हैं कि शुरुआत हो रही है स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पर प्रेजुडिस बनाने से, और फिर पॉलिटिकली डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने से, पॉलिटिकली मोबिलाइजेशन करने से, और लास्टली कम्युनल राइट्स से। तो दीज आर द 4 फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म जो हमें देखने को मिलता है, और ये समाज को धीरे धीरे, सोसाइटी को धीरे धीरे खोखला करता जाता है, होलो करता जाता है। तो ये तो हो गया कम्युनलिज्म के वेरियस फॉर्म्स जो हमें पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम भारत की ही बात करें तो देखो क्या है कि भारत के अंदर हम देखते हैं कि एक सेक्युलर स्टेट है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, जहां पर हर धर्म को इक्वली ट्रीट करा जाता है, या ये कहें कि जो सरकार है वो किसी पर्टिकुलर धर्म को अपना प्रेफरेंस नहीं देती। तो हम इंडिया को अगर देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय पर डेमोक्रेसी के अंदर कम्युनलिज्म ही है। तो इसी चैलेंज से लड़ने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे महान नेता थे, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, दे वर वेरी विजनरी। उनको पता था कि कहीं ना कहीं एक ऐसे समाज की जरूरत है जो सेक्युलर हो नेचर के अंदर। तो हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आपको सेक्युलरिज्म एस्टैब्लिश्ड होता हुआ देखने को मिलता है, चाहे आप फंडामेंटल राइट्स की बात करें या अपने प्रियम्बल की ही बात करें। तो भारत के अंदर देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, मतलब कि इंडियन स्टेट का, भारत की सरकार का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। वहीं अगर आप हमारे पड़ोसी देशों को देखें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, इट्स अ इस्लामिक स्टेट, है ना। तो इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, भारत का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे देश के अंदर हमारा संविधान हर इंडिविजुअल को ये आजादी देता है कि वो अपना धर्म प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट कर सके, यानी कि अपना धर्म का प्रचार कर सके, अपने धर्म को मान सके और अपने धर्म को फॉलो कर सके। साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन भी क्या करता है, प्रोहिबिट करता है कि भाई धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आप किसी भी धर्म से आते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। आप किसी भी धर्म से आते हो, आपको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे। तो भारत के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर सरकार को रिलीजन से जुड़े हुए मामलों में इंटरवीन करना भी है तो वो इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए ही करेगी कि रिलीजियस कम्युनिटीज के अंदर इक्वालिटी बनी रहे। उस कंडीशन पर ही क्या है, गवर्नमेंट एक तरीके से इंटरवीन करेगी। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हमारे प्यारे भारत की खूबसूरती भी है। और आपको समझना होगा, इफ वी रियली वांट अ मॉडर्न स्टेट, इफ वी रियली वांट टू डेवलप, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबको इक्वली लेकर के चलें साथ में, और ये हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं बन जाती है। सरकार ने तो कानून बना दिए, लॉज बना दिए, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम किस तरीके से चीजों को लेकर के चले। क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का जमाना है, इस सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सी चीजें फेक है, या ये कहें कि ज्यादातर चीजें ही फेक है। आपको नहीं पता, अगर कोई व्यक्ति कमेंट कर रहा है बैठ करके कहीं से, तो यू नेवर नो कि वो व्यक्ति चाइना बैठा है या पाकिस्तान बैठा है। भले ही उसने अपना प्रोफाइल, अपना नाम सब भारतीय रखा हुआ हो, बट आपको नहीं पता वो कहां से बैठ करके क्या कमेंट्स कर रहा है।
तो इसीलिए सोशल मीडिया पर ये जो नेगेटिविटी फैलाई जाती है, कहीं ना कहीं इसको इग्नोर करने की जरूरत है और इसको मतलब अंधों की तरह के इसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू थिंक रैशनली अबाउट इट, है ना। तो इंडिया की सबसे खूबसूरत बात क्या है, दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट एंड वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर सोशल हार्मनी बनी रहे, ब्रदरहुड बना रहे, फ्रेटर्निटी बनी रहे, तो सेक्युलरिज्म अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सेक्युलरिज्म के बाद, रिलीजन के बाद, लास्ट जो इस चैप्टर का आपका पार्ट है, दैट इज कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो अब हम थोड़ा सा कास्ट के बारे में बात करेंगे, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। देखिए क्या है कि अभी तक हम लोगों ने रिलीजन के बारे में पढ़ लिया, जेंडर के बारे में पढ़ लिया, जेंडर इश्यूज क्या थे, किस तरीके से उनको सॉल्व करा गया वो समझ लिया, साथ ही साथ रिलीजन को लेकर के क्या प्रॉब्लम्स है, कम्युनलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म के कितने फॉर्म्स हैं, वो हमने देख लिया। अब बात करेंगे कास्ट और पॉलिटिक्स की। तो देखो, रिलीजन के साथ ही हमें कास्ट भी देखने को मिलता है, या मैं ये कहूंगा कि कास्ट एक ऐसी चीज है जो रिलीजन को भी डिवाइड कर देती है ना। तो कास्ट और पॉलिटिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम भारत के चुनाव की बात करते हैं तो भारत के अंदर कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिक्स। अगर आप देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल ग्रुप, हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस चीज का ध्यान रखता है कि हर एक कास्ट को इक्वली रिप्रेजेंट करा जाए, टारगेट करा जाए। तो जब बात आती है भारत की, तो आप देखते हैं कि कास्ट डिवीजन भी भारत के अंदर हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है, एंड ऑल थैंक्स टू ब्रिटिशर्स हु मेड दिस वेरी रिजिड, है ना। तो देखिए क्या है कि हर समाज के अंदर किसी ना किसी तरीके की सोशल इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। और अगर हम भारत की बात करें तो देखिए शुरुआत हुई थी ऑक्यूपेशंस के बेसिस पर, और विद द टाइम ये चीज बहुत ज्यादा क्या हो गई, रिजिड हो गई, एक्सट्रीम हो गई। तो आज के समय जो आप कास्ट सिस्टम देख रहे हो, दिस इज समथिंग वेरी रिजिड एंड एक्सट्रीम। ये अपने आप में बहुत रिजिड और एक्सट्रीम है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एक ही धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग कास्ट से आने वाले लोग आपस में लड़ बैठते हैं। क्यों? क्योंकि कास्ट एक ऐसी चीज है जिसको कहीं ना कहीं रिलीजन से ऊपर रख करके देखा जाता है, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यह माना जाता है कि पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करने वाले ग्रुप का काम यही है कि वो वही काम करें जो उस कास्ट के बाकी मेंबर्स कर रहे हैं, या उनके फोर फादर्स या उनके एंसेस्टर्स करते आए हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही गलत सोच है, गलत विचारधारा है। अगर आप हमारा भारतीय समाज देखें, आप एंशिएंट इंडिया की ही अगर हम बात करें, तो हम क्या देखते हैं कि वर्ण सिस्टम जो है भारत के अंदर शुरुआत में हुआ करता था। यानी कि आप क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र होंगे या ब्राह्मण होंगे, ये डिपेंड करता था व्हाट यू आर, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या प्रैक्टिस है, आपकी क्या ऑक्यूपेशन है। बट विद द टाइम ये चीजें इतनी ज्यादा रिजिड होती चली गई कि वो अंग्रेजों ने आकर के उसको और ज्यादा रिजिड करा कि आज के समय में हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो देखिए क्या है कि कास्ट सिस्टम इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो आउटकास्ट ग्रुप्स हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। यानी कि समाज से उनको एक्सक्लूड करा जाता है, उनको कुछ चीजें नहीं दी जाती जो बाकी लोगों को दी जाती हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हमें होता हुआ देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अनटचेबिलिटी की ही हम बात करें, बहुत लंबे समय तक गुलाम भारत के अंदर हमें अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस देखने को मिलती थी, जहां पर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज, डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटीज, दलित कम्युनिटीज, इनके साथ कहीं ना कहीं क्या होता था, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हमें होती हुई देखने को मिलती थी। यहां पर हम देखते हैं कि एक तरीके से इन लोगों को सोशली एक्सक्लूड करने की कोशिश करी जाती थी। तो आगे चल करके जब भारत आजाद हुआ, नया संविधान भारत के लिए लिखा गया, तो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, डॉक्टर B.R. अंबेडकर और उनके बाकी साथियों ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये इंश्योर करा कि भैया अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसको अबॉलिश कर दिया जाए। तो आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस द अनटचेबिलिटी। अगर आज कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, जेल में जाएगा भैया सीधा। बट अफसोस की बात यह है कि हमने आज अनटचेबिलिटी को लगभग 70 साल से ज्यादा हो गए हैं बैन करे हुए, बट आज भी भारत के कुछ इलाकों में, कई रूरल एरियाज के अंदर अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। बट विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, हम क्या देख रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स की जो पोजीशन गांव के अंदर वीक हो रही है, इससे ये जो हायरार्की थी, कास्ट हायरार्की, इसके अंदर हमें ब्रेक डाउन होता हुआ देखने को मिला है। पहले के जमाने में क्या होता था कि गांव को इस तरीके से डिजाइन करा जाता था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, वो गांव के एक कोने में रहेंगे, है ना, उनको जो है अलग कुआं होगा, अलग वेल होगा, उनके लिए पानी सप्लाई सब अलग होगा। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था। बट आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन के साथ हम क्या देख रहे हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, 25-25 माले के बिल्डिंग है जिसके अंदर 100 फ्लैट है। अब उन 100 फ्लैट्स के अंदर हर कास्ट, हर रिलीजन के अलग अलग लोग रह रहे हैं, है ना। तो अर्बनाइजेशन से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, लिटरेसी इंप्रूवमेंट से, एजुकेशन से कहीं ना कहीं जो कास्ट बैरियर्स थे वो हमें यहां पर ब्रेक होते हुए देखने को मिले हैं। ये जो हायरार्की थी ये हमें ब्रेक होती हुई देखने को मिली है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को इंश्योर करता है कि भाई कास्ट के बेसिस पर कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, राइट टू इक्वालिटी जो हमारा है, इट मेक्स श्योर कि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 कहता है कि भैया हर किसी को इक्वली कहीं ना कहीं समाज में ट्रीट करा जाएगा, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। तो फंडामेंटल राइट है। और अगर आपके साथ इस तरीके की प्रैक्टिस कहीं हो रही है, कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है आपकी जाति को लेकर के, आपके रिलीजन को लेकर के, तो आप सीधा कहां जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करा है, बैन करा है, और साथ ही साथ जो भी कास्ट सिस्टम की इनजस्टिसेस थे उनको रिवर्स करने का काम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने करा है। तो चाहे आप रिजर्वेशन की बात करें, काफी सारे लोग रिजर्वेशन का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज सोशली अपलिफ्ट हो तो रिजर्वेशन बहुत जरूरी है बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए। बट हां, यह भी कहना सही होगा कि रिजर्वेशन का जो फायदा असल में मिलना चाहिए वो आज हमें कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिल रहा, है ना। वो लोग रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा ले रहे हैं जिनको इसकी जरूरत नहीं है। तो जरूरी है कि हम, अगर रिजर्वेशन के ऊपर हमें बात करनी है तो वी नीड टू थिंक रैशनली अबाउट इट, टॉक रैशनली अबाउट इट। कुछ लोग कहते हैं कि भैया रिजर्वेशन को एकदम से हटा दो, नहीं, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। जरूरी है कि रिजर्वेशन को हम क्या करें, थोड़ा सा और ज्यादा एफिशिएंट बनाएं, इसके इंप्लीमेंटेशन को और ज्यादा बेहतर रखें। और ट्रस्ट मी, अगर रिजर्वेशन अपने आप में बेहतर हो गया तो उस दिन आप खुद देखेंगे कि भारत किस तरीके से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है और सोशली अपलिफ्ट हो रहा है। सो रिजर्वेशन इज समथिंग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंट्रोड्यूस करा ताकि हर कम्युनिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके, इक्विटेबल डेवलपमेंट और ग्रोथ करी जा सके। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए क्या है कि आज भी कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी इंडिया के अंदर हमें कास्ट इश्यूज देखने को फिर भी मिलते हैं। पहले भी होती थी चीजें, बट पहले के मुकाबले कम हुई हैं, बट आज भी कुछ एरियाज के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आज भी जब शादी ब्याह की बात आती है तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम अपने कास्ट में, हम अपने ट्राइब में ही क्या करें, शादी करें।
या अनटचेबिलिटी की ही बात करें कि हमारे संविधान ने भले ही अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया हो, कॉन्स्टिट्यूशनली अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया हो, बट स्टिल अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से आज भी खत्म नहीं हुआ है। आज भी अगर आप यूपी ईस्ट वाले एरिया में या बिहार के कुछ इलाकों में या और जो थोड़े से अंडर डेवलप्ड एरियाज है, रूरल एरियाज है, वहां पर जाएं तो आप देखेंगे कि आपको आज भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती हुई देखने को मिलती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन की जब बात आती है तो जिन कास्ट ग्रुप्स को शुरुआत से शिक्षा मिली या जिनको एक्सेसिबिलिटी थी एजुकेशन तक, वो आज काफी ज्यादा डेवलप कर गए हैं, और जिन लोगों को, जिन ग्रुप्स को ये एक्सेस नहीं मिल पाई थी, वो आज भी कहीं ना कहीं नेचुरली पीछे है। आप खुद इमेजिन करिए, एक वो व्यक्ति है जो उड़ीसा के, या मैं कहूं कि जो अपने ट्राइबल एरियाज है वहां से बिलोंग करता है। आप खुद देखेंगे कि उसके पास वो फैसिलिटीज नहीं है जो शहर में रहने वाले, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वाले लोगों के पास है। आज भी अगर हम देखें तो भारत को आजाद हुए 75 ईयर्स से ज्यादा हो गए हैं, बट स्टिल आज भी भारत के कई इलाकों में, कई एरियाज में बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि हम बेसिक एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इलाके पिछड़े हैं वहां पर लोग एजुकेशन के मामले में नेचुरली पीछे रह जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज, आज भी हमारे सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं इस चैप्टर के, या कहें कास्ट एंड पॉलिटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, दैट इज कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। पहले हम बात करेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स। इसके अंदर हम समझेंगे कि भैया पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का क्या रोल होता है। तो देखिए सीधी सी बात है, अभी तक पूरे चैप्टर के अंदर हमने देखा कि जब बात आ रही है कास्ट की, तो कास्ट और पॉलिटिक्स आपस में बहुत ही क्या है, इंटरलिंक्ड है। भारत के समाज को, भारत की पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो कास्ट के बिना काम चलता ही नहीं है भैया। तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। हम क्या देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कोशिश करती हैं कि जो भी एरिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझें, दो इलाके हमारे पास है, एक है एरिया ए, एक है एरिया बी। ये दो एरियाज हैं। अब इन दो एरियाज के अंदर क्या करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने कैंडिडेट उतारने हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो सबसे पहली नजर पॉलिटिकल पार्टी की किस पर होती है, कास्ट कॉम्पोजिशन पर, कि इस इलाके में कौन सी जाति, कौन सी कास्ट के लोग रहते हैं, और उसी के बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस के अंदर अपने कैंडिडेट्स को चूज भी करती हैं। वो कोशिश करती हैं कि क्या करा जाए कि ऐसे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करा जाए जिनके पास क्या है, यहां पर कास्ट उनके लोग ज्यादा हैं। तो इस तरीके से चीजें हमें होती हुई देखने को मिलती है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ये भी इंश्योर करती हैं कि वो हर कास्ट के कैंडिडेट को नॉमिनेट करें। और ऐसा क्यों? क्योंकि जरूरी है चुनाव जीतने के लिए कि उनके पास हर कास्ट का क्या हो, सपोर्ट हो। तो हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस के अंदर कैंडिडेट्स को चुनने की बारी आती है तो कास्ट सबसे पहला प्रेफरेंस होता है कि भैया कौन सी जाति के लोग कहां पर ज्यादा है। उस बेसिस पर ही क्या करा जाता है, कैंडिडेट्स को उतारा जाता है। खास तौर पर जब गवर्नमेंट भी बनती हैं या जब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो उस टाइम पर भी हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी हर कास्ट, हर ट्राइबल ग्रुप को कहीं ना कहीं क्या है, रिप्रेजेंटेशन देने की बात करी जाती है। तो आप आज उठा करके देख लीजिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग विंग है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कास्ट ग्रुप का एक फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, तभी क्या है कि वो सब कास्ट को साथ लेकर के चल पाएगी और चुनाव में बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। तो ये समझना, ये जानना यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसके अलावा, सॉरी कॉल आ गई थी, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि
पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स चुनाव के समय पर क्या करती हैं? जाति के नाम पर वोट मांगती हैं। वो लोगों को इमोशनली अपील करती है कि भैया हम तो तुम्हारी ही जाति से हैं, तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे ताऊ हैं, हमें वोट दो। इस तरीके से क्या है, नेता लोग अक्सर रिश्तेदारियां बना लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे कास्ट के लोग हमें फेवर करें। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि इन सब तरीकों से कास्ट का इस्तेमाल करा जाता है पॉलिटिक्स के अंदर। बट आज के समय पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज को बड़ा ध्यान में रखा, और हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जब बात करते हैं तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 1 पर्सन 1 वोट की बात करता है। तो आज के समय पर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यह मैंडेटरी हो जाता है कि वो हर कास्ट ग्रुप को साथ लेकर के चले, क्योंकि आज के समय पर कास्ट अलोन इज नॉट अ सोल डिसाइडिंग फैक्टर। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, कास्ट इज नॉट अ सोल डिसाइडिंग फैक्टर इन विनिंग द इलेक्शंस। कमेंट स्टेटमेंट दे दिया, आपसे कह रहा है कि भैया कास्ट अकेला कारण नहीं है चुनाव जीतने का, बताओ क्यों? तो देखो सीधी सी बात है, आज जब हम बात करते हैं किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की, आप कहीं पर भी उठा करके देख लिए, भारत में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक कम्युनिटी की, किसी एक कास्ट ग्रुप की क्लियर मेजॉरिटी हो। मतलब हर एरिया में, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर कास्ट, हर अलग अलग रिलीजन के रहने वाले लोग रहते हैं। यानी कि यह कहना जरूरी है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी उस पर्टिकुलर एरिया से चुनाव जीतना चाहती है या कोई कैंडिडेट चुनाव जीतना चाहता है तो उसे अपनी कास्ट के अलावा बाकी कास्ट ग्रुप्स का वोट भी चाहिए होगा, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा, तभी वो क्या है, एक बेहतर नेता या एक बेहतर लीडर बन पाएगा। सिमिलरली जब हम यहां पर बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसे क्या है हर मतलब कास्ट ग्रुप का पूरा वोट मिल जाता हो, क्योंकि हम देखते हैं कि लोगों के क्या है, अपनी खुद की चॉइसेस भी होती हैं। और जब बात आती है कैंडिडेट्स को उतारने की चुनाव में, तो हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, ये ध्यान रखती है। भाई फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बताया था कि मान लो एक एरिया ए है, एक एरिया बी है, तो पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट उतारने से पहले कास्ट कंपोजिशन देखेगी कि इस एरिया में कौन सी कास्ट के लोग हैं। तो क्या सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी देख रही है? नहीं, बीजेपी भी देखेगी इस चीज को, कांग्रेस भी देखेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही कास्ट के 2 या 3 कैंडिडेट है और किसी कास्ट ग्रुप का एक भी कैंडिडेट नहीं है। तो जरूरी है अगर चुनाव जीतना है तो हर कास्ट ग्रुप को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है। तो किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, पॉलिटिकली एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो जाती है। और अक्सर हम देखते हैं कि कई बार तो रूलिंग पार्टी के अपने एमपी एमएलए भी चुनाव हार जाते हैं। कई बार लोगों की क्या है, अपनी खुद की पर्सनल चॉइस होती है, तो लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस भी है। अब जैसे मैं अभी पीछे जब चुनाव हो रहे थे अभी 2024 के, तो मैं देख रहा था न्यूज वगैरह में, तो एक मिले भैया जी, वो कहने लगे कि देखो भैया ऐसा है कि मैं भले ही यादव हूं, अखिलेश यादव मेरी कम्युनिटी से हैं, मेरी कास्ट से हैं, बट मैं वोट मोदी जी को दूंगा, मैं वोट योगी जी को दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उनका काम पसंद आया। तो लोगों की क्या है, अपनी पर्सनल चॉइस भी होती है। तो अपनी पर्सनल चॉइस के बेसिस पर भी क्या है, लोग पॉलिटिकल पार्टीज को या कैंडिडेट्स को चुनते हैं। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए हम कहते हैं कि कास्ट अलोन इज नॉट अ सोल डिसाइडिंग फैक्टर। और क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप मेरे से अपना डाउट पूछ लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, जब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है पॉलिटिक्स इन कास्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स हमने देख लिया, हमने समझ लिया कि किस तरीके से कास्ट का इस्तेमाल करा जा रहा है पॉलिटिक्स के अंदर। तो चाहे चुनाव लड़ने से पहले कैंडिडेट्स को चूज करना हो या चुनाव के समय प्रचार के दौरान, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कास्ट के नाम पर वोट मांगना हो, तो इस तरीके से कास्ट सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करा जाता है पॉलिटिक्स में। अब हम समझेंगे, देखेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट।
कि कास्ट के अंदर भी किस तरीके से पॉलिटिक्स होती है, इसको अब हम समझेंगे। अब देखिए क्या है कि ये कोई वन वे रिलेशन नहीं है कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच। हम क्या देखते हैं कि भैया पॉलिटिक्स भी कास्ट को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। पॉलिटिक्स जो है वो भी कास्ट को कहीं ना कहीं क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। आज के समय पर अलग अलग कास्ट सिस्टम, कास्ट आइडेंटिटीज भी क्या है, पॉलिटिकल अरेना के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हुई देखने को मिलती है, या कास्ट ग्रुप्स के अंदर भी एक्टिवली पॉलिटिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आज क्या हो रहा है कि जब भी चुनाव की बात आती है या चुनाव से पहले, या अक्सर जो कास्ट ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं सब कास्ट को, नेबरिंग कास्ट को साथ ला करके, जिनको अभी तक सोशली एक्सक्लूड करा हुआ था, तो उनको साथ में ला करके क्या करते हैं, कोशिश करते हैं चुनाव के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर बेहतर परफॉर्म करने के लिए, या खुद को पॉलिटिक्स के अंदर पावरफुल बनाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि खुद अलग अलग कास्ट ग्रुप्स या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो अलग अलग कास्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करती हैं, वो साथ आ जाती हैं, कोएलिशन में आ जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए, बेटर डायलॉग, बेटर नेगोशिएशंस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो 1991-93 में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, तो मुलायम सिंह यादव और हमने काशीराम जी की पार्टी जो थी, मायावती जी की जो पार्टी थी, ये साथ आ गए चुनाव लड़ने के लिए। तो हम अक्सर देखते हैं कि आज अलग अलग कास्ट ग्रुप्स, कास्ट कम्युनिटीज या पॉलिटिकल पार्टीज वो साथ आ जाते हैं। हम देखते हैं कि आज के समय पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भाई पॉलिटिक्स भी कास्ट के अंदर हमें होती हुई देखने को मिलती है। यानी कि जो पहले हम देखा कि भैया कास्ट पॉलिटिक्स में कैसे हो रही है, अब पॉलिटिक्स भी कास्ट के अंदर होती है। हर कास्ट ग्रुप कहीं ना कहीं कोशिश करता है अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाने की। अब देखिए क्या है कि ये जो कास्ट और पॉलिटिक्स है, इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। थोड़ा उसको अब हम समझेंगे। जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो देखिए क्या है कि कास्ट का इस्तेमाल करके आज के समय पर क्या हुआ है कि कई ग्रुप्स ऐसे हैं, कई समाज के अंदर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज ऐसी हैं जिन्हें पॉलिटिक्स के अंदर एक शेयर ऑफ पावर हमें देखने को मिला, है ना। यानी कि आज के समय पर कई जो डिसएडवांटेज कास्ट ग्रुप्स थे, जो पिछड़े हुए कास्ट ग्रुप्स थे, उनको पावर के अंदर भागीदारी हमें होती हुई देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं कि जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसने कहीं ना कहीं बेहतर काम किया है, जो अभी तक पॉलिटिकली वल्नरेबल सेक्शन से समाज के, चाहे दलित कम्युनिटी हो या ओबीसी कास्ट हो, उनको डिसीजन मेकिंग में बेटर एक्सेस दिलवाने में। तो आप देखते हैं कि भाई आज के समय पर हमारी पॉलिटिक्स के अंदर हर कास्ट ग्रुप की बात करी जाती है, हर कास्ट ग्रुप को साथ लेकर के चला जाता है। कई पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे हैं जो अक्सर डिमांड करते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, या बोलते हैं कि भैया जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको और ज्यादा डिग्निटी मिले, उनको और ज्यादा रिसोर्सेज में अधिकार मिले। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो अभी 2024 से पहले का जो इलेक्शन था, अगर आपने नोटिस करा हो तो कांग्रेस पार्टी ने कास्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करा। कांग्रेस पार्टी कास्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करके चल रही थी, स्पेशली ओबीसी कास्ट पर। अगर आपने राहुल गांधी जी की एक दो स्पीच सुनी हो तो उसमें देखा होगा कि वो अपनी स्पीचेस में ओबीसी कास्ट ग्रुप या दलित, मतलब इन्हीं को टारगेट कर रहे थे कि भैया इनको इक्वल शेयर दिया जाए गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। मोदी गवर्नमेंट पर वो अटैक भी कर रहे थे। तो ये भी चीजें हमें होती हुई देखने को मिलती हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग एज वेल, अगर आप हमेशा कास्ट और रिलीजन जैसी चीजों पर ही अपना फोकस रखेंगे तो इसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी हमें होते हुए देखने को मिलते हैं, और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, स्पेशली इन द लॉन्ग रन। अगर हम लंबे समय की बात करें, लॉन्ग रन की बात करें, सो दिस इज समथिंग वेरी नेगेटिव फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो मेन इश्यूज होते हैं उन पर से ध्यान हट जाता है और लोग यही कास्ट, रिलीजन, इन्हीं सब में बटे रह जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि पॉवर्टी, हंगर,
करप्शन, डेवलपमेंट जैसे इश्यूज साइड लाइन हो जाते हैं और लोग अक्सर यही कास्ट इश्यूज और इनके आसपास ही अपने चुनाव को सीमित रखते हैं, अपनी वोटिंग को सीमित रखते हैं। और कई बार तो कास्ट के नाम पर टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस तक हमें होता हुआ देखने को मिलता है। कहना नहीं चाहिए बट इट्स अ हार्श रियलिटी। अगर हम बिहार की पॉलिटिक्स देखें तो बिहार की पॉलिटिक्स काफी ज्यादा कास्ट के अराउंड ही घूम रही है। इसीलिए आज भी बिहार के अंदर डेवलपमेंटल इश्यूज हैं या पॉवर्टी जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हर चीज को फेयरली लेकर के चलना चाहिए। एक वोटर होने के नाते रैशनली थिंक करना चाहिए। एक ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो सोशल इश्यूज पर तो बात करे ही, बट साथ ही साथ इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इश्यूज का भी ध्यान रखे, है ना। तो ये था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जो अभी हमने देखा, और ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी था। तो इसी के साथ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। शुरुआत में हमने सबसे पहले जेंडर के बारे में पढ़ा, समझा, देखा कि किस तरीके से जेंडर को लेकर के सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हमने पढ़ी। आगे चल करके हमने देखा कि कैसे पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन भी कम है महिलाओं का, गवर्नमेंट ने क्या करा। तो 2023 के हमने विमेन रिजर्वेशन एक्ट की बात भी करी। आगे चल करके हमने रिलीजन के बारे में पढ़ा, कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ा, कम्युनलिज्म के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने कास्ट एंड पॉलिटिक्स को देखा। कास्ट इन पॉलिटिक्स भी पढ़ा और पॉलिटिक्स इन कास्ट भी पढ़ा। तो ये था हमारा आज का सेशन, जेंडर, रिलीजन, कास्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कमेंट्स में आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज पूछिएगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे आई विल मेक श्योर टू आंसर देम। बाकी आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।